अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना और इसका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, वीडियो सबसे पहले देखेंगे और शेयर और लाइक भी सबसे पहले करेंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 50। आज हमारे एपिसोड का हाफ सेंचुरी आ गया है। हमने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्लास आपके लिए लेकर आएँ, तो आज हम इसका 50वां एपिसोड आज क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये 50वां एपिसोड हो गया। इससे पहले जो भी 49 एपिसोड या क्लासें थी वो मैंने अलग दो प्लेलिस्ट बना के अलग अलग अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें और उसे प्लेलिस्ट से क्रमवाइज देख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब पर क्लास आ रही है, जिसमें प्रतिदिन विश्व, भारत, राजस्थान, इन तीनों का तो करंट अफेयर प्लस इसमें मैं क्या आपको करवाता हूँ, स्टैटिक्स, सामान्य ज्ञान, मतलब स्टैटिक जो जीके है वो भी साथ साथ में करवा देता हूँ। जैसे विश्व का हुआ, भारत का हुआ, राजस्थान का हुआ, इन तीनों का जीके भी साथ साथ में मैं करवाता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप पूरा ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें। आप बीच में देख कर चले जाते हो तो उसमें नुकसान आपका होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें भी बताता रहता हूँ अंतिम क्षण तक। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का नवीनतम कौन सा देश, भारत का कौन सा शहर बना है, तो वो बना है बेंगलुरु। बेंगलुरु को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है और ये भारत के शामिल होने वाला पहला शहर है। और ओवरऑल विश्व में देखें तो 4100 शहर है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट अन्य फैक्ट और क्या क्या है इससे रिलेटेड जानकारी। सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, भारतीय शहर कौन सा शामिल हुआ है? तो भारतीय शहर शामिल हुआ है बेंगलुरु या बेंगलुरु शामिल हुआ है इसमें। और इसके अलावा बेंगलुरु शामिल हुआ है। इसके अलावा ये ओवरऑल विश्व में देखें तो कौन से नंबर का है? तो ये ओवरऑल बेंगलुरु देखें तो ये 41वें नंबर का है, शहर शामिल हुआ है। इससे पहले 40 शहर शामिल है इस मतलब वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? वर्ल्ड सिटीज फोरम की शुरुआत कब से हुई है? तो शुरुआत हुई है 2012 से। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है और 41 देश इसमें कुल शामिल है। इसके अलावा इस शहर में इस श्रेणी में या इस रिपोर्ट में उसी शहर को शामिल किया जाता है जिसका सांस्कृतिक समृद्धिक विकास चल रहा है या आगे भी चलता रहेगा, उसको शामिल किया जाता है इसमें। और अब जान लेते हैं मतलब अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की, बेंगलुरु में किस किस का मुख्यालय है और इसे इंडिया की क्या क्या मतलब उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे बगीचों का शहर भी कहते हैं बेंगलुरु को, बगीचों का शहर। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली और हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं इसे, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं इसे, क्योंकि जो सिलिकॉन होती है उसी से इनका निर्माण होता है। और सिलिकॉन मतलब सर्वाधिक बेंगलुरु में ही पाई जाती है। और सभी जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम बनते हैं वो ज़्यादातर बेंगलुरु में बनते हैं, इसलिए उसे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर की सिटी भी कहते हैं।
इन नामों से इसे जाना जाता है। और इसके अलावा बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? तो बेंगलुरु में मुख्यालय है इसरो का। ध्यान रखना इस बार इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में 14 जुलाई को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आपको सभी को रॉकेट का नाम बताना है। और इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है, ध्यान रखना ये भी। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर है? तो ये भी बेंगलुरु में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो ये कहाँ पर है? ये है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के साथ और अन्य फैक्ट देखें तो वो है, मतलब जैसे सिलिकॉन, जो ये सिलिकॉन वैली है ना, ये तो इंडिया की है, पर आपको ये पूछ ले कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। अगर ये पूछे कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो वो है सिलिकॉन वैली वो है यूएसए के अंदर स्थित है सिलिकॉन वैली। ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ट्री सिटी ऑफ अवार्ड ये किसको मिला है? ट्री सिटी अवार्ड मिला है, वो मिला मुंबई को। और इसके अलावा जो पिछले साल का था ट्री सिटी ऑफ अवार्ड, उसमें हैदराबाद भी शामिल था, पर अब बार हैदराबाद नहीं है, केवल मुंबई को शामिल किया गया है इसे ट्री सिटी अवार्ड में। ये थे इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। और इसके अलावा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये हैदराबाद को दिया गया है। ये भी जानकारी लिख लेते हैं, इधर इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हैदराबाद को। दिया गया। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य फैक्ट भी मैंने आप सभी को बताया है कि इस क्वेश्चन में मतलब कौन सा बेंगलुरु जो प्रथम भारत का शहर है, पर विश्व ओवरऑल देखें तो 41 नंबर का शहर है जो इस वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। और इसके साथ बेंगलुरु के उपनाम हैं, बगीचों का शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सिटी भी कहते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में अन्य क्या महत्वपूर्ण तथ्य में है? तो वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये कहाँ पर है? ये है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर। और इसके अलावा ट्री सिटी अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मुंबई को, जो कि 2022 का है। और इसके अलावा 2021 का था, वो था मुंबई के साथ हैदराबाद भी शामिल था। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो बता दी। एक है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया हैदराबाद को। तो ध्यान रखना ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, ये सबसे अच्छा फैसला है। मैं भी इसको समर्थन करता हूँ, क्योंकि
जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्कूल में बच्चे वो स्मार्टफोन लेकर जाते हैं और क्लासों में चलाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जो अभी सर्वांगीण विकास है वो होना है और उसको मतलब रोबोट नहीं बनना है, उसे भावनात्मक व्यक्ति बनना है, भावना को समझना, ये दर्द समझना, ये आदि समझने के लिए उसको फ़ोन प्रतिबंध है। घर पर वो चला सकते हैं पर स्कूलों में ये प्रतिबंध, ये सही है यूनेस्को का फैसला, और सरकार को इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसला लेना चाहिए, जिससे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी में भी जो नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं दिखेगा और जो भी आगे कोई भी कष्ट न हो, बड़ी आपदा न हो। तो इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन्होंने कहा इस रिपोर्ट पर जो आग्रह करना चाहिए। आइए अब देखते हैं, हम डिटेल से जानकारी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा यूनेस्को। यूनेस्को इसका आंसर होगा, और यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और इसके जो मुख्यालय कहाँ पर हैं वो है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और स्थापना कब हुई थी? ये हो गई थी 1945 में। स्थापना हुई थी 1945 में यूनेस्को की। और इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है वैश्विक, इसकी जो रिपोर्ट है इसकी जानकारी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरी यहाँ पे लिखते हैं, जानकारी अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन को भी अच्छे से जान सकेंगे। यूनेस्को इधर से लिखते हैं इनकी जानकारी। रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2023, ये इस रिपोर्ट के जाने ये है। और इसका शीर्षक क्या है? टीच इन एजुकेशन, में टेक्निक और एजुकेशन, तकनीक और शिक्षा। शीर्षक क्या है इसका? तो शीर्षक है वो है टेक एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा और तकनीक, ये इसकी शीर्ष है, या इसकी मतलब जो थीम कह सकते हैं ये है। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, ये इसका मतलब कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और इसके अलावा शिक्षा मानव के विकास केंद्रों का दृष्टिकोण, अगर बच्चा का सर्वांगीण विकास करना है, उसको मतलब भावात्मक या मतलब जो अन्य मानव केंद्रीय दृष्टिकोण का विकास करना है, तो उसकी क्षमता बढ़ेगी। स्कूलों में ये बंद करना है, जैसे मानव भावात्मक विकास, ये इससे संबंधित है। और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं, ये था इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब जानते हैं इसके अलावा अन्य फैक्ट इस क्वेश्चन के अलावा, जैसे इसमें एक है वर्ल्ड बैंक है, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अजय बंगा को हाल ही में वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ब्रेटन वुड्स
जो सम्मेलन था उसमें हुई, और विश्व बैंक को किसकी जुड़वा बहन कहते हैं, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जुड़वा बहन किसे कहते हैं। यूनिसेफ, जो कि भारत में हाल ही में भारत में राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ये आप सभी को बताना है। यूनिसेफ का भारत में हाल ही में राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। और अब जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में जानकारी डिटेल से। यूनेस्को के बारे में यूनेस्को, इसका काम है जो विश्व विरासत स्थलों को शामिल मतलब उसको संरक्षण देना, ये इसका काम है। और भारत में कुल कितनी विश्व विरासतें हैं, तो भारत में 40 विश्व विरासतें हैं। कौन कौन सी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इसमें देख लो, सबसे पहले तो है मतलब प्राकृतिक, सबसे पहले है वो है मतलब सांस्कृतिक, उसके बाद आती है प्राकृतिक, और उसके बाद आती है मिक्स या मिश्रित। ये 3 कैटेगरी होती है जो इसमें विश्व विरासत में शामिल करते हैं, उससे संबंधित ये 3 कैटेगरी है। और इसके अलावा इसमें कितने शामिल हैं, तो इसमें है वो है, इसमें कुल 30 हैं, इसमें 7 है ना, इसमें इसमें है 32, इसमें है 32 और 7 है प्राकृतिक और 1 है मिक्स है वो है कंचनजंगा है, वो मिक्स में आती है। और सांस्कृतिक है 40, 32 और 7 है, और ऐसे मिलाकर 40 हो गई। 39वीं कौन सी थी, 39वीं और 40वीं, ये 2 इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही आपके एग्जाम में आ सकती हैं। और 39वीं 39वीं है वो है रामप्पा मंदिर। और ये रामप्पा मंदिर कहाँ पर है, तो ये है तेलंगाना के अंदर रामप्पा मंदिर। और 40वीं है वो है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है, वो है गुजरात के अंदर। और ये किससे संबंधित है, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, स्थल है जो अभी हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल है, ये है। इसके बारे में ये था। और इसके अलावा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज कौन सा है, लिविंग हेरिटेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विश्व का प्रथम लिविंग हेरिटेज। जो मैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज ये कौन सा है, तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता वाला। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, ये है कलकत्ता के अंदर या कोलकाता। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना की गई रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापना। और संस्थापक और स्थापना और पहले नाम, ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नाम, जब ये स्थापना हुई तब इसका क्या नाम था, तो संस्थापक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1921 में। और पहले नाम क्या था, इसका नाम था पहले शांति निकेतन। तो ये थे इस ट्यूशन के बारे में डिटेल से जानकारी जो हमने जानी थी, मतलब किस संस्था ने जो स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित
रिपोर्ट में कहा है, तो यूनेस्को ने कहा है। इसके अलावा हमने भारत में कौन कौन सी यूनेस्को द्वारा कितनी साइटों को है जो संरक्षण प्रदान किया गया है, तो वो हैं 40, जिसमें 32 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 हैं मिश्रित जिसका नाम है कंचनजंगा। और इसके अलावा 39वीं कौन सी है, तो 39 है रमप्पा मंदिर, तेलंगाना के जो रमप्पा मंदिर है तेलंगाना में है उसे 39वीं है। और 40वीं कौन सी है, धोलावीरा गुजरात में, और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके अलावा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज कौन सा है, तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता का। और इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। स्थापना कब हुई थी, 1921 में। पहले नाम किया था शांति निकेतन। तो ये थे फुल दो क्वेश्चन जो फुल डिटेल के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो कि हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, उनको अपने देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो आइए अब जानेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, और जानेंगे कि 13वां संविधान संशोधन आखिर क्यों है इतना इम्पोर्टेंट कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि इसे आप लागू कीजिए। तो आइए जानते हैं। ध्यान से देखना, और क्लास अच्छी लग रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि नए लोग और नए बच्चे भी आ सके और पढ़ सके, उनको भी पता चल सके। तो अब आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी जान लेते हैं। श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम क्या है, सिंहलद्वीप। आपने इसका ग्रंथों में भी उल्लेख सुना होगा, और रावण था वो ये श्रीलंका का था, इसी कारण इनका नाम श्रीलंका पड़ा है। ये तो कुछ यानी जो जानकारी थी। श्रीलंका जो कि राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, पर राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका में, राष्ट्रपति कौन है, तो रनिल विक्रम। रनिल विक्रम सिंधे ये नाम है पूरा श्रीलंका के राष्ट्रपति का, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति है, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। उसके अलावा श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी तो श्रीलंका की वर्तमान जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनम। कुट्टे। पर इसकी जो पहले राजधानी थी वो थी कोलंबो। तो याद रखना, इस राजधानी का नाम भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं। और अब जान लेते हैं कि ये 13वां आखिरकार संविधान संशोधन क्या है। 13वां सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये क्या है। तो श्रीलंका में 2 प्रकार के मतलब समुदाय रहते हैं, 2 प्रकार का बहुल्य समुदाय देश है। कौन कौन से हैं 2 प्रकार के समुदाय, वो देख लेते हैं। तो ये ऐसा ही श्रीलंका है, कुछ ऐसा ही। ये है मान लो श्रीलंका। तो यहाँ पर 2 प्रकार के समुदाय रहते हैं। इधर से मैं ये ड्रॉ बना देता हूँ। ये जो इस पर रहते हैं यहाँ पर वो समुदाय अलग रहता है, इस पूरे बाहुल्य में जो समुदाय रहता है वो अलग रहता है। तो जो यहाँ पर हैं वो उत्तरी पूर्व में कौन सा समुदाय रहता है, तो उत्तरी पूर्व में समुदाय रहता है वो रहता है तमिली समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय है तमिल समुदाय।
और इसके अलावा जो अन्य में रहते हैं, जो बाकी भाग बचा है, बाकी भाग में कौन रहता है, तो बाकी भाग में रहते हैं सिंहली, सिंहली बहुसंख्यक। ये श्रीलंका के दो ही मतलब प्रमुख निवास स्थान करने वाले लोग हैं जो मतलब इस स्थानों पर रहते हैं, सिंहली बहु समुदाय। और इसके अलावा जो ये 13वां संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था, तो 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। 1987 में ये हुआ था और इसके तहत ये तय हुआ कि जो ऊपर के भाग है इन दोनों को प्राथमिकता समान दी जाएगी और सभी में, ये तो समुदाय है वो है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय है, यह अल्पसंख्यक समुदाय है। और इसके अलावा इसमें मतलब ये कहा गया है कि संविधान श्रीलंका एकात्मक सरकार थी उस समय। और इसके अलावा शांति जो स्थापित थी वो थी केंद्र में, शांति केंद्र में स्थापित की जाएगी, केंद्र में। और इसके अलावा जो अन्य थे प्रांत वो पावरफुल होंगे, प्रांत पावरफुल होंगे, पावरफुल। और इसके अलावा जो मतलब अब इसकी प्रमुख शर्तें देख लेते हैं कि संविधान संशोधन में कौन कौन सी शर्तें थी जो प्रमुख, जो मतलब इसे वापस अब लागू करने की बात की जा रही है या कहा गया है, आग्रह किया गया है मोदी जी द्वारा। तो इसकी प्रमुख शर्तें, क्योंकि श्रीलंका के जो उत्तर और उत्तरी पूर्व में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो तमिल समुदाय के हैं जो कि तमिलनाडु के ही हैं, तो वहाँ पर जाकर बसे हैं, पूर्वज उनके भारत के ही है, तमिलनाडु के, इस कारण ये आग्रह किया गया है। तो प्रमुख शर्तों में नंबर 1 पर शर्त थी वो थी मतलब जो 15 अगस्त 1987 तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में आपातकाल था उसे हटाया जाए। 15 अगस्त 1987 तक जो उत्तर पूर्व में जो मतलब आपातकाल था उसे हटाया जाए, आपातकाल उसे हटाया जाए। और इसके अलावा दूसरी शर्त इसमें क्या थी, तो दूसरी शर्त थी सिंधी व तमिली को भी आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए, सिंहली और तमिली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जाए, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, ये कहा गया है। और इसके अलावा मतलब 9 प्रांतों में शक्ति हस्तांतरित की जाए, 9 प्रांतों में शक्ति का हस्तांतरण किया जाए, ये भी कहा गया है। नंबर 3 शर्त थी 9 प्रांतों में शक्ति का हस्तांतरण, किया जाए। और इसके अलावा ये थे इसके प्रमुख मतलब संविधान और इसका जो 13वां संविधान संशोधन था उसकी प्रमुख शर्तें थी जो कि अभी तक लागू नहीं हो रखी थी। अब जानते हैं इसके अलावा अन्य फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वो देख लेते हैं एक बार। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि सबसे पहले मतलब जो मतदान की आयु थी, मतदान की आयु वो होती थी 21 वर्ष, परंतु उसे बाद में सरकार द्वारा 18 वर्ष की गई। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा ये आयु जो घटाई गई, तो ये संविधान संशोधन था मतदान की आयु जो था 61वां नंबर संविधान संशोधन, 61 संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जो उसकी ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपने ये नाम सुना होगा NCST और NCST और NCTC। NCST हो गया एक और एक है NCSC, नेशनल कास्ट शेड्यूल, ये इससे संबंधित है। ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है। और नेशनल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल और नेशनल कास्ट शेड्यूल
जो इससे संबंधित है वो है 348, ये तो है 300 और ये है 348, और जो 348 बी में है वो है ओबीसी से संबंधित हैं, ओबीसी। ध्यान रखना ये अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में अब तक कितने हो चुके हैं संविधान संशोधन? अब तक सी कितने हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 105 हो चुके हैं। और 100 बीघा कॉरिडोर, 100 बीघा कॉरिडोर, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 100वां संविधान संशोधन। तो 3 बीघा गलियारा था, 3 बीघा गलियारा से संबंधित था और 100वां संविधान संशोधन था। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में जो अन्य फैक्ट है वो भी बता दिया, क्वेश्चन की डिटेल जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जुलाई, ऑप्शन सी है 27 जुलाई और ऑप्शन डी है 28 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो आप जान लेते हैं क्या थी इस साल इसकी थीम और कब से शुरू किया गया, क्यों मनाया जाता है आखिरकार, इसके बारे में भी। तो अभी कभी किसी भी टाइम आपको ये शब्द मिल जाए हेपेटिक्स, कौन सा? हेपेटेक्स, तो इसका संबंध किससे होगा? यकृत से होगा या जिगर से? लिवर, यकृत, जिगर, ये तीनों एक ही शब्द है। इससे संबंधित होगा हेपेटस। और इसके अलावा हेपेंटोलॉजी किसे कहते हैं? हेपेंटोलॉजी तो ये कहते हैं स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर को हेमेटोलॉजी कहते हैं, STUDY, स्टडी ऑफ LIVER, लिवर। तो इसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसे कहते हैं हेमेंटो, इसे विशेषज्ञ होते हैं उसे कहते हैं हेमेंटो। और इसके अलावा इसमें जो अन्य फैक्ट हैं वो हैं, मतलब किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसमें जो हेपेटाइटिस ABCD और E, ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। और इसमें सबसे बी को जो वह सर्वाधिक घातक है। सर्वाधिक घातक कौन सा है? तो वो है बी है, जो सर्वाधिक घातक होता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस और टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये मैं ऊपर जानकारी लिख देता हूँ, अन्य जो जानकारी है वो। हेपेटाइटिस बी की खोज हेपेटाइटिस रोग या टीके की खोज किसने की? तो वो की गई है, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर ब्लेमबर्ग द्वारा। क्या नाम है? डॉक्टर ब्लेमबर्ग द्वारा खोज की गई। और कब की गई? 1961 में की गई इसकी खोज। 1967 में इसकी खोज की गई, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो ये पूछेंगे कि इसकी थीम क्या थी। छोटी थीम हमेशा एग्जाम में आती है, बड़ी थीम कभी भी एग्जाम में नहीं आती, ये ध्यान रखना। जिसके 5 अक्षर तक सीमित हो जाती हैं थीम, जैसे इसकी थीम है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है 1 लाइफ 1 लिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 1 लाइफ 1 लिवर। ये थीम भी आ सकती है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। 26 जुलाई,
तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 को ये इसमें भारत ने विजय की थी कारगिल में और पाकिस्तान को खदेड़ा था। और इसके अलावा आज जो 29 जुलाई है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और बाघों की संख्या में देखें तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो वो है एमपी के अंदर। और दूसरे नंबर का किस स्टेट का नाम आता है? तो वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा कल या अगला जो कल आएंगे, कल हम ऐसा करेंगे कि सभी मतलब इम्पोर्टेंट जुलाई के दिवस हैं वो एक छोटा सा अलग से वीडियो बना लेंगे, या कल नहीं तो आपको इस तारीख को एक छोटा सा वीडियो मिलेगा जिसमें मैं दिवस और उसकी थीम ये दोनों कवर करा दूंगा पूरे मंथ की। तो ये थे अपने 4 क्वेश्चन जो कि विश्व और भारत संबंधी थे। और अब हम आगे जो क्वेश्चन पर डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान का स्टैटिक जीके। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज का ये 5वां प्रश्न है वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और उसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी दर्पण ऐप, ऑप्शन बी है बुक माई चौपाटी मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी है GGAY ऐप और ऑप्शन डी है परसव वॉच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परसव वॉच। परसव वॉच ऐप को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो आइए जानते हैं परसव ऐप के बारे में और क्या है इसमें इतने महत्वपूर्ण कैसे ये अवार्ड नेशनल स्तर पर दिया गया। तो पूरी जानकारी देखते हैं। तो ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है परसव वॉच ऐप। परसव वॉच ऐप। तो इस ऐप में क्या होता है कि मतलब जो भी गर्भवती माता या बहनें हैं उनको मतलब जो गर्भधान होने के बाद वो जो जांच कराते हैं टीके लगाते हैं उसको सबको डिजिटलाइजेशन किया है। और जैसे प्रसव होने से पहले जो जांचें होती है उनको, और प्रसव होने के बाद जो मतलब टीके लगते हैं या कोई भी जांच होती है तो उनसे संबंधित सारी जो प्रोसेसिंग है वो अब इस ऐप के माध्यम से डिजिटल की गई है। और वो घर बैठे ही मतलब डॉक्टर से परामर्श भी कर सकती है वीडियो कॉल के माध्यम से। और इससे ये संबंधित है मतलब राजस्थान में प्रसव की डिजिटलाइजेशन एंड केयर एंड मॉनिटराइजेशन, ये होती है इसकी मतलब फुल फॉर्म। राजस्थान में क्या लिखेंगे हम? राजस्थान में प्रसव की डिजिटल क्लिनिक सुविधा, क्लिनिक केयर एंड डिजिटल केयर एंड मॉनिटरिंग, ये इससे संबंधित है। ये इससे है मतलब संबंधित मॉनिटरिंग। तो मैं जो ये ऐसा करने वाला है ना, राजस्थान देश का पहला राज्य है ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है वो है राजस्थान, जो इसे ऑनलाइन ये सिस्टम किया है। इसे कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसे दिया गया है अवार्ड, इसे दिया गया नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस
एक्सीलेंस अवार्ड, ये इसे अवार्ड दिया गया है इस ऐप को। और अब राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं कि इस विभाग की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, तो राजस्थान और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एक ये और एक ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों के तहत मतलब इसके द्वारा इन दोनों को मिलाकर एक मिशन चलाया गया था। जैसे मतलब NRHM और NUEH, ये दो इसके मिशन है। कौन कौन से हैं? एक का नाम है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एक का नाम है NUHM। इसका होगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, और इसका होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या हेल्थ मिशन और हेल्थ मिशन, ये होगा इसका। और इसके अलावा ये दोनों की इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई 12 अप्रैल, इसकी शुरुआत की गई 12 अप्रैल 2005 को। और इसकी शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2013 को, 1 मई 2013 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन में दिख रहा है विद्यार्थी दर्पण ऐप, तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विद्यार्थी दर्पण ऐप, विद्यार्थी दर्पण ऐप, विद्यार्थी दर्पण ऐप ये महात्मा गांधी अंग्रेजी विश्वविद्यालय के प्रवेश से संबंधित हैं, जो हाल ही में सरकार द्वारा बनाई गई महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित है। ये ऐप है जिसका नाम है विद्यार्थी दर्पण ऐप। इसके अलावा ये जो दूसरा दिख रहा है बुक माई चौपाटी ऐप, ये क्या है? तो ये भी देख लेते हैं इधर, बुक माई चौपाटी ऐप, चौपाटी मोबाइल ऐप। तो ये ऐप किससे संबंधित है? तो ये है मतलब RHB, इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। इसके द्वारा शुरू कई जो मानसरोवर है जयपुर में, वहाँ पर जो चौपाटी लगती है उसकी बुकिंग के लिए संबंधित हैं। मानसरोवर जो जयपुर में है, वहाँ पर चौपाटी की बुकिंग से संबंधित हैं। चौपाटी बुकिंग से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को। ध्यान रखना, ये तारीख कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामों में। 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी RHB की, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। और इसके अलावा एक और आपको ऐप दिखाई दे रहा होगा, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या यहाँ पर ये छोटा कर लेते हैं, NRHM 2005। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा हो GGAV ऐप, तो ये क्या ऐप है, ये किससे संबंधित है? तो ये है घर घर औषधि अभियान, उससे संबंधित है ये ऐप। घर घर औषधि अभियान,
ये इससे संबंधित है। और इसके अलावा ये शुरू कब किया गया, तो ये शुरू की गई योजना, शुरुआत हुई है 1 मई 2021 से। कब से हुई है इसकी शुरुआत, तो शुरुआत हुई है 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें 4 प्रकार के पौधों का मतलब वितरण किया गया। इसमें 4 प्रकार के पौधे थे, कौन कौन से थे वो भी देखेंगे अभी। 4 प्रकार के पौधे, और इसमें नंबर 1 था वो था तुलसी, नंबर 2 था वो था कालमेघ, और नंबर 3 था गिलोय, और नंबर 4 पे कौन सा था, नंबर 3 पे था गिलोय, और नंबर 4 पे था वो था अश्वगंधा। ये था गिलोय और अश्वगंधा। और अश्वगंधा, तो ये 4 प्रकार के पौधों का वितरण किया गया। और इसी को मतलब डिजिटल करने के लिए इसको मतलब ऐप को लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है घर घर एफएनक्यूटिक्स ऐप है इसकी फुल फॉर्म। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और इसके अलावा जो अन्य ऐप थे, विद्यार्थी दर्पण ऐप, तो ये किससे संबंधित था, एक बार वापस देख लेते हैं पूरा। जो ये पशुवास था, ये राजस्थान में पशु की डिजिटल क्लिनिक केयर एंड मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा इसे नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंट अवार्ड 2023 दिया गया। ये किस किस विभाग द्वारा, ये राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का है, इसके द्वारा एक राजस्थान स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों से मिलकर 2 मिशन चलाए गए थे। जो कि एक तो था ग्रामीण क्षेत्र में, एक था शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में था वो 2005 में स्टार्ट हुआ, और जो नेशनल जो मतलब शहरी क्षेत्र में था वो 1 मई 2013 से शुरुआत की गई। और इसके अलावा जो, और ऐसा करने वाला जो ये पशुवाच ऐप, ऐसा करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन चुका है। और इसके अलावा जो अन्य आपको ऐप दिख रहा है विद्यार्थी दर्पण ऐप, तो ये किससे संबंधित है, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित जो भी डिजिटल जानकारी है वो विद्यार्थी दर्पण ऐप में उपलब्ध है। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। और इसके अलावा ये बुक माई चौपाटी मोबाइल ऐप, ये किससे संबंधित है, तो ये है मानसरोवर जयपुर में स्थित चौपाटी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम है बुक माई चौपाटी ऐप। और ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये किया जाता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और राजस्थान हाउसिंग की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1970 को। और इसके अलावा जो अन्य ऐप दिख रहा है GGAY, अन्य ऐप में GGAY, जिसकी ये ऐप संबंधित है घर घर औषधि अभियान, इससे संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी घर घर औषधि अभियान की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। और इसमें 4 प्रकार के पौधों का वितरण किया जाता है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 तुलसी, नंबर 2 कालमेघ, नंबर 3 गिलोय, नंबर 4 अश्वगंधा। ये था इससे, और ये इस ऐप से संबंधित था। और ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। आज का छठा प्रश्न है वो है 1200 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हुआ है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है पाली, और ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोटा में। हाल ही में कोटा में 1200 करोड़ की लागत से दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हुआ है। तो आइए जानते हैं इस हेरिटेज रिवर फ्रंट के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, क्या है आखिर ये इतना खास, और क्यों है विश्व का पहला, तो इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी जानेंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और इसके अलावा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सके और जान सके कि ऐसा क्या है आखिरकार इस हेरिटेज रिवर फ्रंट में जो कि इतना खास बन रहा है और हॉट टॉपिक बन रहा है। तो जानेंगे पूरी डिटेल से जानकारी। सबसे पहले देख लेते हैं, ये कोटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी का प्रवाह होता है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। तो सबसे पहले हम यहाँ से चंबल नदी बना लेते हैं। ये है चंबल नदी, ये चंबल नदी प्रवाह होता है इसका। इस नदी का नाम है चंबल नदी।
और यहाँ पर बनाया जा रहा है कौन सा, चंबल रिवर फ्रंट। इसका नाम चंबल रिवर फ्रंट भी है और हेरिटेज रिवर फ्रंट भी है, दो नाम है, इसका ध्यान रखना। रिवर फ्रंट यहाँ पे बनाया जा रहा है चंबल नदी के पास में ही, पास के जो क्षेत्र हैं ये वहाँ पर। और इसके अलावा ये विश्व का सबसे लंबा रिवर फ्रंट होगा, ये जानिए इसके बारे में एडवांस फैक्ट। तो हम कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं अन्य जानकारी में, या यहीं लिखते हैं विश्व का सबसे लंबा रिवर फ्रंट। और इसके अलावा ये हेरिटेज फ्रंट है, इसे अन्य नाम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अन्य नाम, तो इसे कहेंगे हेरिटेज रिवर फ्रंट, यह भी जरूरी है, हेरिटेज रिवर फ्रंट। और इसके अलावा इस पर 26 घाटों का निर्माण किया गया है और उन सभी 26 घाटों को अलग अलग 26 देशों के जो महत्वपूर्ण, जैसे कोई स्टैचू हो गया, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण इमारत होगी, उसको दर्शाया जाएगा इस यहाँ पर, जैसे किनारों पर, यहाँ पर दोनों साइडों में कितने हैं, तो 26। ये भी फैक्ट बहुत जरूरी है, लिख लेते हैं। 26 घाटों का निर्माण व भिन्न भिन्न देशों की 26 महत्वपूर्ण इमारतें, भिन्न भिन्न 26 देशों की 26 इमारतें लिख सकते हैं, इमारतें यहाँ पर बनाई जाएगी। और इसके अलावा इसके वास्तुकार कौन है, इस पूरे मतलब जो हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है इसके वास्तुकार कौन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अन्य जानकारी में, वास्तुकार। तो इसके वो वास्तुकार हैं, वो हैं अनूप भरतरिया, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अगर इनका नाम सुना है तो आप बता दीजिए ये किस और इमारत के, या इन्होंने किसका और वास्तुकार है, तो ये भी आप बता दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर भारतीय अनूप से किशोर सागर तालाब बनाए जाएंगे, जो कि 7 वंडर पार्क है, जो पहले बन चुके पर उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर किशोर सागर तालाब भी है, जहाँ पर 7 वंडर पार्क बनाए हुए तो हैं, पर उसे वापस निर्माण किया जा रहा है। किशोर सागर तालाब, और किशोर सागर तालाब पर क्या है, 7 वंडर्स पार्क, 7 वंडर्स पार्क बनाए गए हैं। और इसके अलावा इसमें अन्य महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर एक चंबल माता की मूर्ति लगाई जाएगी, यहाँ पर चंबल माता की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो उसकी उतना ही, इसकी ऊंचाई होगी 256, जो कि विश्व की सबसे ऊंची माता देवी की मूर्ति होगी। तो यहाँ पर किसकी मूर्ति लगेगी, चंबल माता की मूर्ति, ये भी जरूरी है, चंबल माता की मूर्ति। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई है वो है 256 फीट, ये मूर्ति की ऊंचाई है 256 फीट। और इसके अलावा इसका शुभंकर क्या है, इस मतलब पूरे हेरिटेज का शुभंकर क्या रखा है, तो इसका शुभंकर रखा है, वो रखा है क्रोको। इसका शुभंकर क्या रखा है, क्रोको रखा है। शुभंकर क्रोको, क्योंकि चंबल नदी में क्रोकोडाइल या घड़ियाल पाए जाते हैं, तो उन्हीं को स्मृति में, या मतलब उन्हीं को देखते हुए इसका शुभंकर क्रोको रखा है, इसका शुभंकर। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी घड़ी बनाई जाएगी, और उसके वास्तुकार कौन है, यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी घड़ी बनाई जाएगी,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं अन्य फैक्ट में, यहाँ पर हो गए। अब वापस थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, इसके वास्तुकार कौन होंगे घड़ी के? तो वास्तुकार होंगे इस घड़ी के देवेंद्र कुमार आर्य। कौन होंगे? देवेंद्र कुमार आर्य। देवेंद्र कुमार आर्य, देवेंद्र कुमार आर्य होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक मतलब गार्डन भी बनाया जा रहा है। कैसा गार्डन? एलईडी से लैस, एलईडी गार्डन, एलईडी गार्डन यहाँ पर बनाया जा रहा है इसके साथ। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी कि आखिरकार चंबल रिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे हेरिटेज रिवर क्यों कहा जा रहा है, और इसका जो उद्घाटन है वो अगस्त में किया जाएगा। उद्घाटन जो कि कब होगा? अगस्त में होगा। अगस्त में इनका उद्घाटन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषता है एक बार वापस देख लीजिए। विश्व का सबसे लंबा रिवर फ्रंट है, 1 नंबर। अन्य नाम इसका क्या है? हेरिटेज रिवर फ्रंट। यह भी इंपॉर्टेंट। 26 घाटों का निर्माण व भिन्न भिन्न 26 देशों की भिन्न भिन्न 26 इमारतें। मतलब इसका क्या हुआ कि 26 देशों की 26 इमारतें बनाई, या महत्वपूर्ण जिस देश की महत्वपूर्ण है वो बनाई जाएगी। जैसे भारत का ताजमहल है, तो ऐसे ही मान लो जैसे मिस्र का गिजा का पिरामिड है। इसके अलावा अमेरिका का है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसके ये है ना, जैसे फ्रांस का एफिल टावर, जैसे ऐसे इन देशों की बनाई जाएगी। और वास्तुकार कौन है इस पूरे स्ट्रक्चर का? तो ये है अनूप भरतरिया द्वारा ये पूरा डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर एक किशोर सागर तालाब है, जहाँ पर 7 वंडर्स पार्क पहले ही थे, परंतु उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर चंबल माता की मूर्ति लगाई जाएगी, जो कि 200 चंबल माता की मूर्ति है जो कि 256 फीट ऊंची होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अलावा शुभंकर क्या है? क्रोकोडाइल इसका शुभंकर है। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी घड़ी भी यहीं पर लगाई जाएगी। और उस घड़ी के वास्तुकार कौन है? तो उस घड़ी के वास्तुकार हैं देवेंद्र कुमार आर्य। और यहाँ पर एक एलईडी गार्डन भी बनाया गया है, और इसके अलावा इसका उद्घाटन अगस्त में किया जाएगा। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से जानकारी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला घंटा जरूर दबाना। तो आज के लिए इतना ही, और कल और मिलते हैं वापस। तो आज के लिए धन्यवाद।